और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का असर सहारनपुर में दिख रहा है। यहां पर नदियां उफान पर हैं, साथ ही कई इलाकों में जल भराव देखने को मिल रहा है। ऐसा ही कुछ तस्वीरों में भी सामने आ रहा है। बादशाही बाग के इलाके की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए, यहां नदी को पार करने की कोशिश में एक एसयूवी बह गई। कार सवार लोगों ने वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ये एसयूवी लगभग पानी में डूब चुकी है। पानी के बहाव पर नजर डालिए और अब भी बारिश लगातार पड़ रही है। आसपास लोग हैं, मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस एसयूवी में सवार लोग वक्त पर इससे बाहर निकल गए, लिहाजा उनकी जान बच गई। पर बारिश के कारण जो नदियां उफान पर हैं, एक सैलाब सा सड़कों पर और आसपास देखने को मिल रहा है। कार सवार लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। सहारनपुर से तस्वीर सामने आई है। यहां लगातार हो रही बारिश, जिसके कारण नदी नाले उफान पर, सैलाब में फंस गई एक कार। देवेश त्यागी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेश, विस्तार से बताइए इस घटना के बारे में। आखिर कितने लोग इसके अंदर सवार थे और उनकी जान कैसे बची? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिवाली की पहाड़ियों की तलहटी में ये घटना हुई है, जिसमें कार में 5 से 6 लोग थे और 6 लोग खुद का जान बचाई। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से इसका रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो तलहटी में जो रास्ते हैं गाँव में जाने वाले, वह नदी से होकर ही गुजरते हैं और बरसात में जब नदियां उफान पर होती हैं, पहाड़ी इलाके में ज्यादा बारिश होती है, तो रास्ते जाम बंद हो जाते हैं, तो लोगों को नदियों को बीच से ही होकर निकलना पड़ता है या उनको घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो लोग रिस्क लेकर गाड़ी पानी में से निकालने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से ये घटनाएं अक्सर हो जाया करती हैं। जी बिल्कुल। तो फिलहाल लगातार हो रही बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है, लेकिन गनीमत रही इस कार में सवार लोगों की जान बच गई है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। शिवपाल यादव ने न्यूज 18 से बातचीत में ऐलान किया है कि राष्ट्रपति चुनाव में वो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। इससे ऐसा लगता है कि अखिलेश और शिवपाल के रास्ते अलग हो रहे हैं। शिवपाल का कहना है कि एसपी की बैठक में उन्हें बुलाया नहीं जाता। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी भी मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया जाता है, और ना अब की बार अभी मीटिंग हुई थी, यशवंत सिन्हा जी आए थे, उस दिन भी मीटिंग हुई थी, जबकि मैं चुनाव भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेकर के ही लड़ा हूँ और समाजवादी पार्टी का विधायक भी हूँ। तब भी हमें किसी भी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है और न कोई सूचना दी जाती है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल डिनर पर मुझे बुलाया था, तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया तो हम उनके आवास पर डिनर में गए। तो अब हमने तो सोच लिया है, उन्होंने वोट भी मांगा है मुझसे, तो मैंने भी तय कर लिया है कि जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, तो उन्हीं को सपोर्ट करूंगा, वोट भी दूंगा। तो ये जो ऐलान कर रहे हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू के एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन देंगे आप, तो लोग सवाल ये भी तो पूछेंगे आपसे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से रिश्ते आपके लगातार चले आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी कई बार कह चुके हैं, आप भी कई बार कह चुके हैं कि पार्टी में बुलाया नहीं जाता, मीटिंग बुलाया नहीं जाता, राष्ट्रपति के चुनाव के बाद क्या? क्योंकि जिस तरीके से आप एनडीए के प्रत्याशी को वोट देते हैं, तो ये बात तो नागवार गुजरेगी अखिलेश यादव को भी। इसके बाद आपकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, अब हमने तो ये निर्णय लिया है, जो इस समय जो निर्णय लिया है, तो जो देखिए प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है, तो मैंने तो तय कर लिया है कि उन्हीं को सपोर्ट करूंगा, जिससे लोकतंत्र को मजबूती मिले। लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या आप आगे भी बीजेपी के साथ उनके कदम से कदम मिलाएंगे, उनके निर्णयों के साथ समर्थन करेंगे उनका? देखिए, जब समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे बुलाया नहीं जाता, सूचना नहीं दी जाती है, तो मुझे तो लगता है वो हमें समाजवादी पार्टी में मानते ही नहीं।
तो वक्त के हिसाब से हम अपने साथियों से बातचीत करके कोई भी निर्णय ले सकते हैं। तो शुक्रवार को एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में रखे गए डिनर में विपक्ष के नेताओं के पहुंचने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष के कई नेता भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं। और जो लोग भी अभी समर्थन के लिए आगे आए हैं उनका सबका हृदय से अभिनंदन करते हैं, और जो नहीं आए हैं चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी या अन्य कोई हैं, उनसे अपील करते हैं कि वह भी एक गरीब, एक आदिवासी, एक महिला, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भाजपा गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई गई हैं, तो उनका समर्थन करें। वंचित समाज से, आदिवासी समाज से, महिला को जिनका जीवन समाज के प्रति समर्पित रहा है, ऐसी बहन द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाने, जिससे उत्तर प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधि, सब समाज के लोग बहुत ही खुश हैं। देखिए, माननीय ओपी राजभर जी ने, माननीय शिवपाल यादव जी ने और माननीय अपने जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उमाशंकर जी ने, सभी ने समर्थन किया है। माननीय राजा भैया ने समर्थन दिया। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। योगी सरकार यूपी के मदरसों में पढ़ने के लिए आयु सीमा निर्धारित करेगी। प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसों में आयु सीमा के मानक लागू होंगे और छात्रों को दाखिला इन्हीं मानकों के आधार पर दिया जाएगा। उम्र सीमा पाठ्यक्रम के हिसाब से तय होगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी ने इसका ऐलान किया है। ये आपका अच्छा प्रश्न इसलिए है, जब हम अभी मदरसा शिक्षा का ऐप जारी कर रहे थे, एक बड़े उम्र के व्यक्ति को हमने अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रमाण पत्र दिया, तो अपने अध्यक्ष से पूछा कि क्या इसमें उम्र का प्रतिबंध नहीं है, हम बच्चों की जगह आदमी को प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो अब हम एज का भी, हमारे मंत्री जी बैठे हैं साथ में, एज का भी प्रतिबंध करेंगे। मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्रा, एसीएस गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी देवेंद्र चौहान ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हवाई निरीक्षण किया। तीनों आला ऑफिसर्स हेलीकॉप्टर से इटावा में निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें कि ये एक्सप्रेसवे का 16 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों लोकार्पण होना है और इससे पहले यहां मुआयना करने और निरीक्षण करने के लिए ये तीनों अधिकारी पहुंचे। मुख्य सचिव, एसीएस होम अवनीश अवस्थी, ये सभी अधिकारी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहुंचे और हवाई निरीक्षण इसका किया गया। डीजीपी भी वहां पहुंचे और इन तीनों ही अधिकारियों ने जायजा लिया। मुख्य सचिव महोदय, हमारे डीजीपी साहब, हम लोग सभी अधिकारी यहां आए हैं। 16 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही चित्रकूट में 29 फरवरी 2020 को इसका शिलान्यास किया था और हम लोग को खुशी है कि इस बड़े एक्सप्रेसवे का बुंदेलखंड के लिए जो टूरिज्म इंडस्ट्री की सौगात लाता है, उसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। आज मुख्य सचिव महोदय आज इस सड़क के छठे पैकेज से पूरा निरीक्षण करेंगे। नोएडा में आयकर विभाग ने एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम के घर छापा मारा। पिछले 24 घंटे से डी के मित्तल के घर छापेमारी जारी है। इसमें अब तक 1 करोड़ 50 लाख कैश, कई किलो सोना, हाईटेक तिजोरी, 200 ग्राम से ज्यादा डायमंड मिले हैं। कैश गिनने की मशीन से लगातार कैश की गिनती हो रही है। सेक्टर 19 के A182 में एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम के घर पर यह छापा पड़ा है। तो पिछले 24 घंटे से यह कार्रवाई चल रही है। नोट गिनने की मशीन लगाई गई है जिससे अभी कैश की काउंटिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक की बरामदगी के मुताबिक 1.5 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है। कई किलो सोना, कई ग्राम डायमंड यहां से मिले हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। संदूकों में भर के कैश, सोना और जो भी दस्तावेज और कीमती सामान मिला है उसको वहां से ले जाया जा रहा है। डी के मित्तल के घर ये छापेमारी अब भी चल रही है। पूर्व सीजीएम पर शिकंजा किस तरह कसा है? आईटी की बड़ी रेड इस वक्त नोएडा के सेक्टर 19 में उनके घर पर चल रही है। करोड़ों रुपए बरामद हो चुके हैं। एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम देवेश मित्तल के घर पर यह छापा चल रहा है आईटी विभाग का।